2 खोलेंगे तो आपको यू कैन सी देयर कि एक चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से। हैव यू सीन दैट? कभी देखा है क्या? तो खोल के देखा तो यू कैन सी इट दैट। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू और आप जो है इसको जस्ट डू दिस। गुड इवनिंग ऑल। तो ठीक है, तो रेडिएशन में कौन कौन से लॉ थे बेटा? जब तक बताना तब तक आई एम राइटिंग डाउन द हेडिंग। व्हाट वर द लॉज व्हिच वी स्टडीड इन द रेडिएशन? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ कूलिंग, कुछ इस तरह का देखा था मैंने। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ जल्दी बताना, टेल मी। देखो आप लोग अपनी आदत चेंज करो, यू शुड बी पूरे सारे बैचेस में सबसे कम इंटरेक्टिव बैच आपका है, इसको इंप्रूव करिए। आई डोंट नो ये मेरे ही साथ है या बाकी टीचर के साथ है, बट आई हैव फेल्ट दिस। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बिफोर दैट थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उससे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, चले आगे। यस सर। ठीक है, तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस लॉ? डू यू रिमेंबर द स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास दिया है एंड दिस इज एट अ टेम्परेचर T, कुछ टेम्परेचर है और सराउंडिंग टेम्परेचर जो T नॉट है, तो व्हाट हैपेंस, यहां से कंटिन्यूअसली रेडिएशन निकल रही होगी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रेडिएशन? क्या फॉर्मूला होता है जो रेडिएशन जो बाहर निकलता है? कौन सा लॉ होता है जो चीज को गवर्न करता है? विच लॉ इज दैट? कौन सा लॉ है बेटा? स्टेफन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? हाँ, तो ये होता है इमिसिव पावर इक्वल टू H इक्वल टू सिग्मा T पावर 4। और यहाँ सराउंडिंग से, जो सराउंडिंग है कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, ये कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। और ये जो रेडिएशन आ रही है वो कितने से आ रही है? इसको मैं मान लेता हूँ इमिटेड वाला, और ये जो हो रहा है ये एब्जॉर्ब वाला। एब्जॉर्ब कितने से हो रहा है? सिग्मा T नॉट की पावर 4। अगर हम बोले कि नेट हीट एक्सचेंज कितना हो रहा होगा, तो इमिट वाला माइनस एब्जॉर्ब वाला, तो कैन आई कॉल दिस लाइक सिग्मा T पावर 4 माइनस T नॉट पावर 4। अगर इमिट ज्यादा हो रहा होगा और एब्जॉर्ब कम हो रहा होगा तो इसका टेम्परेचर फॉल करना शुरू कर देगा। एम आई राइट? अगर इमिशन रेट ज्यादा है और एब्जॉर्ब करने वाला रेट कम है तो नेट हीट रेट ऑफ ट्रांसफर बाहर की तरफ ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। टेम्परेचर विल स्टार्ट, अगर हम इसके सॉरी हमने अगर हम इसको एमिसिव पावर के टर्म में E लिखते ना, H तो मैं उसके लिए लिखता हूँ E, आई एम राइटिंग इट E एमिसिव पावर। लेट मी चेंज दिस आल्सो, आप भी इसको चेंज कर लें। नेट एमिसिव पावर, नेट एमिसिव। अच्छा, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे नेट हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मिल जाएगा। तो नेट पावर, पावर विल बी इक्वल टू व्हाट? सिग्मा एरिया से मल्टी, आई होप यू मस्ट बी अवेयर, पावर इज इक्वल टू एमिसिव पावर इनटू एरिया। पावर इज इक्वल टू एमिसिव पावर इनटू एरिया। तो सिग्मा ए T पावर 4 माइनस T नॉट 4, दिस इज द नेट पावर ट्रांसफर, नेट पावर ट्रांसफर। अच्छा, पावर क्या होता है बेटा? हीट अपॉन टाइम। तो पावर को मैं डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T टाइम लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए T पावर 4 माइनस T नॉट पावर 4। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ हीट लॉस या हीट ट्रांसफर। रेट ऑफ क्या बोलेंगे? हीट ट्रांसफर। इसको मैं नाम दूंगा RH। अच्छा, आपको ये बताया डेल्टा Q को मैं MC डेल्टा T भी लिखता था क्या? तो आई कैन आई राइट दिस, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं MC डेल्टा T। डेल्टा T का मतलब टेम्परेचर और स्मॉल t का मतलब टाइम, इज इक्वल टू सिग्मा A T पावर 4 माइनस T नॉट पावर 4। एम आई राइट? ठीक है। अच्छा, तो मैं यहां से अगर इसको अलग कर लूं, कंबाइन कर लूं, तो टेम्परेचर चेंज अपॉन टाइम चेंज, इसको मैं क्या नाम दूंगा? रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज। रेट ऑफ, एक है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, किस रेट से हीट ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज गिवन बाय स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये क्या था? स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल और लाइफ, ये रेट ऑफ टेम्परेचर है
टेम्परेचर चेंज लिख देता बिकॉज इट कैन फॉल ऑल्सो, इट कैन राइज ऑल्सो, डिपेंड करता है कि वो एब्जॉर्प्शन ज्यादा है या इमिशन ज्यादा है। इमिशन ज्यादा हो रहा होगा तो टेम्परेचर गिरेगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इट विल बी रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज, और इसको मैं नाम दे रहा हूं आरटी। क्या नाम दूंगा बेटा? आरटी। तो ये एमसी नीचे चला आएगा, तो सिग्मा है T⁴ माइनस T⁴ अपॉन MC। बहुत ध्यान से देखिए, तो दो एक्सप्रेशन मुझे मिले, एक मिला है क्या? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विच इज सिग्मा है T⁴ माइनस T⁴, एंड वन इज सिग्मा है T⁴ अपॉन T⁴ माइनस MC। सभी को समझ में आ रहा है क्या ये? यस सर। ठीक है, इसको नोट करें, जैसे नोट हो बताए मैं अगले स्लाइड पे मूव करूंगा। डन? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, मैं उठाता हूं तो मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बताता है रेट ऑफ, ये कंसर्न होता है रेट ऑफ टेम्परेचर से, रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल। कूलिंग का मतलब होता है टेम्परेचर का गिरना, टेम्परेचर का फॉल होना, रेट ऑफ टेम्परेचर। दिस इज बेसिकली इक्वल टू रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल। तो आर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किस चीज से रिलेटेड है? आरएच से, आरटी से? अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो किस से रिलेटेड है, आरएच या आरटी से? जल्दी बताओ ना भाई। विच इज इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर से या रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल से? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए कौन सा इक्वेशन उठाऊं मैं, आरएच वाला या आरटी वाला? आरटी वाला, RT. बिकॉज टेम्परेचर से मतलब है। अभी आपको समझ में आएगा। तो आई गॉट दिस थिंग आरटी बेसिकली। तो आई गॉट दिस थिंग, रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एमसी। एमसी को हम हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं क्या? T⁴ माइनस T⁴, इसको मैं सिग्मा ए बाई एस, बिकॉज एमसी का मतलब है थर्मल कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्मॉल सी। तो T⁴ माइनस T⁴। अब देखिए, यहां से मैं कंसेप्ट लगाऊंगा बेसिकली। देखिए, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है टेम्परेचर T पे, सराउंडिंग क्या है T0। आपको खुद पता होगा, अगर आप एक गर्म कप की कॉफी रख दें तो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। शुरू में ठंडा ज्यादा होता है, और जैसे से कॉफी का टेम्परेचर गिरता है, रेट ऑफ कूलिंग क्या होती है? स्लो होती है, फास्ट होती है? शुरू में ज्यादा तेज टेम्परेचर गिरता है, शुरू में ठंडा जल्दी हो जाता है, और बाद में धीरे धीरे ठंडा होता है। क्या ये आपका ऑब्जर्वेशन है क्या? कि इनिशियली इट कूल्स फास्टर, देन इट इज कूल्ड स्लोली। क्या ये आपका ऑब्जर्वेशन है क्या डेली लाइफ का? वेरी Yes, कॉमन। sir. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना फास्टर क्या होता है? कूलिंग या हीटिंग होती है। ओके, दिस इज द कॉमन ऑब्जर्वेशन, दिस इज द कॉमन। तो आई एम सेइंग दिस इज द थिंग। तो मैं इस टी को, हम ये मानते हैं जो टी होगा दैट विल बी इक्वल टू T0 प्लस डेल्टा टी, मतलब हमारा कूलिंग हो रही है, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होगा वो सराउंडिंग टेम्परेचर से कुछ ज्यादा होगा, T0 प्लस समथिंग। अब जो मैं बात लिखने जा रहा हूं वो वैलिड है इफ डेल्टा टी इज स्मॉल। याद रखिएगा, डेल्टा टी स्मॉल होगा तब, यानी कि टेम्परेचर चेंज बहुत कम है। आई कैन से दैट T माइनस T0 इज अप्रोक्सीमेटली इज लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर गैप होना चाहिए वो कम 60 डिग्री से कम होना चाहिए, 50-60 डिग्री से कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ऑब्जेक्ट है 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो सराउंडिंग होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस पे या 30 डिग्री सेल्सियस पे। बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट आपका 200 पे और सराउंडिंग 20 पे, तो गैप कितने का हो गया? 120 का हो गया। तो इट इज नॉट वैलिड फॉर दैट। अगर ऑब्जेक्ट आपका 200 पे और सराउंडिंग 20 डिग्री सेल्सियस में, तो गैप कितने का? 180 डिग्री सेल्सियस का। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक्सप्रेशन जो मैं लिखने जा रहा हूं वो वैलिड नहीं होगा। तो बायनोमियल थ्योरम से हम ये देखते हैं कि अगर मैं T⁴ माइनस T⁴ को ये भी लिख सकता हूं T प्लस डेल्टा टी की पावर 4।
Yes, sir. माइनस टी नॉट। अच्छा, किसी को बायनोमियल थ्योरम याद है क्या बेटा? पढ़ा है क्या आपने? जेई की स्टूडेंट है, पढ़ा है? चलिए, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। इसको मैथमेटिक्स में मैं, अगर डेल्टा टी स्मॉल है, डेल्टा टी स्मॉल, तो मैं इस केस में मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। आई कैन राइट इट रफली इक्वल टू 4 टी नॉट क्यूब डेल्टा टी। मैं ये कहां से आया, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, टाइम होता तो मैं जरूर उस पर आता, बट आप बायनोमियल थ्योरम से देखेंगे कि यू कैन डू दिस लाइक दिस। बायनोमियल थ्योरम a प्लस बी की पावर n वाला जो फॉर्मूला होता है वहां से आता है, बायनोमियल थ्योरम से। 14 तो इस कंडीशन के लिए मैं ऊपर वाले इक्वेशन को चेंज कर दूंगा। रेट ऑफ डेल्टा टी बाय डेल्टा टी मींस टेम्परेचर अपॉन टाइम इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एम सी इंटू टी नॉट पावर 4 की, इसकी क्या लिख सकता हूं मैं, इंटू 4 टी नॉट का क्यूब डेल्टा टी। अब बेटा ये बताना इस एक्सप्रेशन में क्या क्या कांस्टेंट है? सिग्मा कांस्टेंट है क्या? जवाब देंगे तो ही मुझे मजा आया, वरना लगता है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। एरिया कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, और टी नॉट का सराउंडिंग का टेम्परेचर भी हम रफली कांस्टेंट ही मानते हैं। तो ये पूरा पूरा टर्म क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। यस सर। कांस्टेंट आ गया। तो मुझे यहां से मिलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा टी। डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूं बेसिकली, ये वाला डेल्टा टी मेरे पास है, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी एफ फॉल। तो इस डेल्टा टी को मैं लिखता हूं टी माइनस टी नॉट लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। दिस इज व्हाट टी माइनस टी नॉट। टी माइनस टी नॉट क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। जरा इसको नोट करिएगा। दिस इज व्हाट, ये क्या है? टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर फॉल कितना हुआ? और ये वाला डेल्टा टी क्या है बेटा? बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, कि ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट आपका 60 पे, सराउंडिंग 20 पे, तो गैप कितने का आ जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस का। जल्दी करिए, मुझे टॉपिक खत्म करना है इसको। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अच्छा खासा पोर्शन पढ़ाने का इरादा है ये। तो यही जो लॉ में लास्ट में लिखा है, दिस इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये कंडीशन जो मैंने यहां पे लिखी है बेटा, ये कंडीशन तब वैलिड है जब आप ये वाली कंडीशन ले आओगे, यानी डेल्टा टी को स्मॉल करोगे, टेम्परेचर चेंज जो है बिटवीन सराउंडिंग एंड ऑब्जेक्ट शुड बी स्मॉल, यानी 50-60 डिग्री का गैप होना चाहिए, हार्डली मैक्सिमम। इज दिस डन? Yes, sir. ठीक है। Yes. अब देखो, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बेटा बोला, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिसको मैं शॉर्ट में एनएलओसी लिखूंगा। क्या बोला? डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज अपॉन टाइम चेंज विल बी इक्वल टू, माइनस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि माइनस का मतलब होता है टेम्परेचर का गिरना, माइनस के टाइम्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, जिसको मैं लिखता हूं रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल, जिसको हम रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं। रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल, और आई कैन कॉल इट कूलिंग, इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग एंड ऑब्जेक्ट Temperature टेम्परेचर। difference. यस, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट यानी टी एंड सराउंडिंग टेम्परेचर। डिफरेंस, इफ डिफरेंस इज स्मॉल, वो कंडीशन हमने लिख दिया कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल होगा। दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये इसको हम एवरेज, बेसिकली ये क्या बेटा ना, एवरेज लॉ है। इंस्टेंट डिफरेंशियल लॉ तो अलग होता है, दिस इज एवरेज लॉ बोलते हैं इसको, एवरेज फॉर्म में, एवरेज रेट ऑफ चेंज। दिस वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ, वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट? एवरेज रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज। डेल्टा का वर्ड आता है एवरेज के लिए।
ठीक है, ओके फाइन। Yes, sir. अब जैसे मैं आपको अगर यहीं पे एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कूल हुआ, फॉर एग्जांपल 80 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट में। फिर ये ऑब्जेक्ट 80 डिग्री सेल्सियस से फॉर एग्जांपल कूल हो गया 70 डिग्री सेल्सियस, लेट मी टेक अगेन 10 मिनट में, 10 सेकंड मान लेते हैं, 10 सेकंड में। सराउंडिंग का टेम्परेचर लेट मी टेक 50 डिग्री सेल्सियस, मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस, टी नॉट। तो यहां पे अगर मैं निकालूंगा डेल्टा टी एफ, कितना टेम्परेचर फॉल हो बेटा, हाउ मच, 100 में से 80 का कितना आ गया Sir, 20. 20. ओके, और टाइम कितना लगा है 10 सेकंड। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का एवरेज टेम्परेचर ले लेंगे, टी एवरेज कितना होगा, 100 और 80 का एवरेज 90 आ गया क्या तो देयर अगर केस 1 में मैं लगाऊं न्यूटन्स लॉ ऑफ टेम्परेचर कूलिंग, तो टेम्परेचर कितना फॉल हुआ 20, टाइम कितना लगा 10, दैट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट। टी क्या लेंगे, 100 और 80 का एवरेज कितना है 90, माइनस टी नॉट कितना है 50। ये हो गया पहला इक्वेशन। जरा इसका निकालना, एवरेज टेम्परेचर क्या होगा बेटा, 80 और 70 का कितना 75 हो गया क्या, ओके। यहां पे डेल्टा टी एफ कितना है, 80 में से 70 गया 10, टाइम कितना गैप हुआ है 10 सेकंड का, तो टेम्परेचर रेट कितना हो गया, व्हाट इज द टेम्परेचर रेट, 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू माइनस के टेम्परेचर ऑब्जेक्ट है कितना 75 माइनस टी नॉट 50। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो आई कैन कॉल इट इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। यहां से वी आर गोइंग टू गेट, ये मैं आपको बस समझा रहा था कि कैसे बेसिकली वैल्यूज आती हैं। ये मैं जस्ट एक मैंने वो दिया आपको, एक हिंट दिया कैसे इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो इसको हम एवरेज मेथड बोलते हैं, या एवरेज लॉ बोलते हैं, या एवरेज रेट ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। ओके ठीक है, तो सीधा एक क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत आसानी समझ में आएगा, बहुत आसानी से। तो पहले टेम्परेचर चेंज निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, मीन निकालेंगे, मीन को सराउंडिंग से माइनस कर देंगे, दैट इज गोइंग टू गिव मी द इक्वेशन। मैं मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड। Yes, sir. Yes, sir. ये आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। 80 से 70 क्या है 30 सेकंड में, देखिए क्या है, इसको ट्राई टू सॉल्व इट। रूम टेम्परेचर का मतलब वही सराउंडिंग टेम्परेचर। ओके तो पहला केस कह रहा है कि 80 से 70 गया है कितनी देर में, 30 सेकंड। ओके आई एम गेटिंग आंसर, सर अविनाश इज गिविंग द आंसर, ओके वेरी गुड। 22.5 अविनाश का आ रहा है, देखते हैं किसी और का क्या आ रहा है। 80 से का टेम्परेचर फॉल हुआ 70 पे, ओके वन मोर आंसर। 40 डिग्री सेल्सियस आ रहा है काव्या राजपूत का, ओके लेट मी चेक, 2 ऑप्शन आ रहे हैं भाई, ऑल ऑप्शन। तो देखो जो पार्टिसिपेट करेगा यार उसी का भला होना, जो नहीं करेगा, जो ट्राई, देखिए आंसर आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। यस वन मोर आंसर 40 22 पॉइंट, अच्छा 2 आंसर मिक्स हो रहे हैं, 40 40 ठीक है, 40 ज्यादा लोगों का है,
तो 80 to 70 के, तो और टाइम कितना लगा है, द टाइम इज 30 सेकंड। तो एवरेज टेम्परेचर कितना आ गया 75, फिर गया है 70 टू हाउ मच 60 to 50। दूसरा इक्वेशन बनेगा 60 से 50 का, 60 से 50 का एवरेज कितना हो जाएगा 55, और टाइम कितना लगा है 70 सेकंड। तो यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ 80 माइनस 70 10, टाइम कितना लगा 30, माइनस के टेम्परेचर ऑफ बॉडी मींस 75 माइनस सराउंडिंग टी नॉट। ठीक है, एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन देखते जरा, इसमें 60 में से 50, टाइम 10, टेम्परेचर सॉरी 10, 60 में से 50, टेम्परेचर टाइम कितना लगा 70, टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस के 55 माइनस टी नॉट करना होगा क्या, एम आई राइट? ये दो इक्वेशन बन गए, दोनों को डिवाइड करिए, दोनों को डिवाइड करिए, अपने आप आंसर आएगा। कैसे के कैंसिल होगा, तो 10 लेफ्ट साइड का क्या होगा 10/30 इज इक्वल टू 70/10, और ये हुआ के से के कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, के से के कैंसिल होगा तो ऊपर आ जाएगा मेरा 75 माइनस टी नॉट, और नीचे मुझे मिलेगा 55 माइनस टी नॉट। 0 से 0, 0 से 0, आई एम गेटिंग 7/3, तो 7/3 इक्वल्स डिवाइडेड बाय 55 माइनस टी नॉट। यार मैथ के स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। तो 7 5 35, 7 5 35 प्लस 5 385 माइनस 70 नॉट इक्वल्स 3 5 15, 1 का लेगा 22 माइनस 30 नॉट। ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 385 माइनस 225, 7 उधर जाएगा प्लस 7 माइनस 3 4 40 नॉट। कितना आ रहा जरा इसको माइनस करें, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 हो गया 6, 3 160 इज इक्वल टू 40 नॉट। ओके, टी नॉट कितना आ गया बेटा 160 by 40, यस 40 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने दिया 40 डिग्री, यस ग्रेट, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर 40। तो 40 डिग्री सेल्सियस इसका सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, यस सर, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। एक बार एवरेज टेम्परेचर फॉल, तो दो चीजें, एक है रेट ऑफ टेम्परेचर और दूसरा है रेट ऑफ कूलिंग, दोनों सेम है। और एक तीसरा क्या था, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। इसको नोट करिए तो बताइए आगे बढ़े। लेट अस कम टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यस सर, ठीक है, ओके। नाउ अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और मुझे इसका जवाब मैं अगली क्लास में, कल आपकी क्लास है उसमें इसको पहले डिस्कस करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। इसको क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन, एंड वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन ऑनली। ओके डन, Yes, sir. ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैं न्यूटन्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, आई हैव 2 कॉपर स्फीयर्स of same radius. I have 2 copper spheres of same radius. You can note down in copy also. 2 copper spheres of same radius, and they are kept in a room. Let me assume the room temperature is 50 degrees Celsius, and the copper sphere is one as both are at the same temperature. Okay, ठीक है। Okay, काव्या, मैं उसका क्वेश्चन आंसर कल देखेंगे। If you got the answer, it's very good. बहुत अच्छी बात है। तो लेट मी टेक, इसका टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका भी 100 ही मान लेते हैं, लेकिन ये वाला ए, इसको ए मान लो, और लेट मी टेक दिस बी। क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, ए सॉलिड स्फीयर, और ए दिस इज अ सॉलिड बॉडी, सॉलिड स्फीयर, एंड दिस इज एक हॉलो ले लिया हमने। ये रहा कंडीशन, यानी 2 कॉपर स्फीयर्स हैं सेम साइज के, 1 सॉलिड 1 हॉलो एट सेम टेम्परेचर इन अ रूम। अब मुझे बताइए कि किसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का? और दूसरा रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का?
which is having more rate of heat transfer from the surface because of the Stefan Boltzmann law, and which is having more rate of cooling because of the Newton's law of cooling. किसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा? देखिए मैं कह रहा हूं कि देयर आर टू स्फीयर्स, वन इज सॉलिड एंड अदर इज हॉलो, बोथ आर मेड अप ऑफ कॉपर, दे हैव द सेम रेडियस यानी सेम एरिया होगा, बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम है, विच इज हैविंग मोर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, किसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा और किसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला अभी पीछे ही हमने देखा और रेट ऑफ कूलिंग का भी फॉर्मूला देखा। यस, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर में क्या आया था बेटा? आर एच, व्हाट इज दिस इक्वल टू, किसके बराबर है ये? देख के बताइए पीछे से। Just tell me what this is equal to. ये देखो यार, अभी क्लास स्टार्ट ही इसी से की है मैंने। ये देखो RH और RT, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज मतलब कूलिंग या हीटिंग की बात कर रहा हूं। तो RH क्या होगा बेटा? सिग्मा A T⁴ माइनस T⁴। अब ये बताना किसका एरिया ज्यादा है? दोनों का सेम है। और टेम्परेचर किसका है? दोनों का, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों का रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सेम होगा? ये क्या हो गया? बोथ सेम। लेकिन अगर मैं बात करूं रेट ऑफ कूलिंग की, तो आरटी वाला टर्म आएगा। आरटी में क्या है? सिग्मा A T⁴ माइनस T⁴ अपॉन MC। अब देखिए कॉपर है तो स्पेसिफिक हीट तो दोनों की सेम हो गई, ए भी सेम, टी भी सेम, सब कुछ सेम है, ये भी सेम। लेकिन मास किसका ज्यादा होगा? तो मास क्या होगा? सॉलिड का ज्यादा होगा। तो देखिए रेट ऑफ टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास है, जितना ज्यादा मास होगा उतना कम रेट टेम्परेचर चेंज होगा। तो अब जल्दी बताओ किसकी कूलिंग ज्यादा है, हॉलो वाले की या सॉलिड वालों की? क्योंकि अगर साइज सेम है बेटा, साइज सेम है किसी स्फीयर का, वो हॉलो है तो मास कम होगा, सॉलिड है तो मास ज्यादा होगा। मास ऑफ सॉलिड इज मोर देन मास ऑफ हॉलो। तो यहां से तुम्हें मिलेगा रेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ B is more than rate of temperature change of A. So I can say the hollow will cool faster than solid. सही बोल रहा हूं क्या? सर जो हॉलो वाला है वो जल्दी ठंडा होगा as compared to cool faster than solid. Then solid. ये रहा आपका कंसेप्ट। ठीक है, चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी के साथ। आर यू रेडी फॉर दैट? इसको नोट करिए, तैयार है क्या? यस सर। ठीक है, चलिए। सो द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको नोट कर लीजिए। देखिए रेट ऑफ टेम्परेचर हीट ट्रांसफर दोनों का सेम होगा। मींस अगर पहला वाला 10 जूल पर सेकंड है
दूसरा भी 10 जूल पर सेकंड ही होगा, लेकिन क्योंकि मास कम है तो टेम्परेचर ज्यादा गिरेगा, एक का मास ज्यादा तो टेम्परेचर कम गिरेगा, कम टेम्परेचर फॉल होगा या राइज होगा। तो दैट्स व्हाई द हॉलो विल कूल फास्टर। और बाकी क्वेश्चन में बोल लगा कि सेम रेडियस है, सेम टेम्परेचर है, सब कुछ क्या है, सेम है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, आई एम कमिंग इन अ मिनट, 1 मिनट में आ रहा हूं जस्ट। ओके ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जरा बताइए कि व्हाट गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। हम गैसेस की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, गैसेस की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। बेटा बताना गैसेस की प्रॉपर्टी जल्दी फटाफट। गैसेस की प्रॉपर्टी आपने बिल्कुल 7-8 क्लास से पढ़ा होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, है ना, Yes, sir. उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत वीक होता है। तो देयर दैट वी हम ना उसी चीज को बेसिकली एक्सटेंड करने जा रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मींस व्हाट इज हैपनिंग विद द गैसेस एट द मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पे गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज होंगी और उस मॉलिक्यूलर लेवल की प्रॉपर्टीज को किस तरह हम मैक्रो लेवल का मतलब क्या हुआ, गैस का टेम्परेचर, गैस का प्रेशर, गैस की एनर्जी, इन चीजों से कैसे रिलेट कर सकते हैं गैस की माइक्रो प्रॉपर्टी क्या हुआ, उसका टेम्परेचर, सॉरी उसका वाइब्रेशन कितना हो रहा है, इन सारी चीजों, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सी पहली प्रॉपर्टी, गैसेस, अगर हमने किसी कंटेनर में गैस लिया तो गैस की कुछ प्रॉपर्टीज याद है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी लेस, पहला, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप क्या पढ़ते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ओके, गैस के मॉलिक्यूल्स का अपना, गैस के मॉलिक्यूल का कोई, गैसेस से कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, जिस भी कंटेनर में रख देंगे उस वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेंगे। ओके, गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में वो किसी कंटेनर के वॉल पे स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने से फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रेशर पैदा हो रहा है। ओके, Yes, sir. ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज है। तो बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो पहली प्रॉपर्टी आपने क्या देखा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या इंटर एटॉमिक फोर्स वेरी वीक, इंटर एटॉमिक इज वेरी वीक। दूसरा आप क्या पढ़ते हैं भाई, डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है इसका। तीसरी लिखते जाइए, ये बहुत छोटी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बनने वाली है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या पढ़ते हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली इन मोशन अबव 0 केल्विन, 0 केल्विन पे फ्रीज हो जाएंगे, रुक जाएंगे, मोशन अबव 0 केल्विन। ओके, व्हाट इज द रेस्ट, इन दे डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, strike the surface, strike the
सरफेस ऑफ कंटेनर एंड जब स्ट्राइक करेंगे तो फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स रहेगा तो क्या मिलेगा, प्रेशर, बिकॉज यू नो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर जो होता है फोर्स की वजह से मिलता है। सरफेस ऑफ कंटेनर एंड एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। अब देखिए हम यहां से जो नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो क्या है, आइडियल गैस। कैन एनीवन टेल मी? ओके Sir, PV is equal to nRT. इट्स अबाउट जीरो। बेटा ये ओके नहीं है, दिस इज 0 केल्विन, अबाउट 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब क्या हुआ कि जब सारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 हो जाए एंड एवरीथिंग फ्रीजेस टू मूव, हर चीज मूव करना बंद कर जाए, दैट इज 0। लेट मी कॉल इट 0 केल्विन। मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया था कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन और एटॉमिक काइनेटिक एनर्जी। याद आ रहा है क्या? तो आप जब टेम्परेचर को कम करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की काइनेटिक एनर्जी या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और 0 केल्विन पे दैट विल बी सीज टू 0। ओके, वेरी गुड। आइडियल गैस इक्वेशन होती है सर पीवी इज इक्वल टू nRT। वेरी गुड। ये तो आपने आइडियल गैस देयर इज नो एग्जैक्टली, अविनाश ने बिल्कुल सही बात बोली कि सर आइडियल गैस लिखा है इन्होंने, देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात है कि आइडियल गैस, हम देखें, हम बोलते हैं जो गैसेस होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन वीक होता है, बट कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन होता होगा ना, कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन होता होगा, भले वो कितना वीक हो। अगर हम ये मान लें कि उनके गैसेस को आपने इस कंडीशन में रख दिया कि दो गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन 0 हो जाए, देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज आइडियल गैस। तो आइडियल गैस होने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन बेटा? नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों आ जाएगा बिटवीन मॉलिक्यूल्स। देखिए रियली तो कुछ ना कुछ तो फोर्स होता ही है, भले वो कितना भी वीक है, लेकिन होता तो ही है। मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज अ पॉइंट मास विथ नो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। वेरी गुड, वेरी गुड। यही दो बातें होती है आइडियल गैस की प्रॉपर्टी की। वेरी गुड, अविनाश इज गिविंग द परफेक्ट आंसर। नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस का मतलब एक ऐसा गैस जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, और दूसरा ये है कि आप ये बोलते हैं ना गैसेस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि गैस का कंटेनर लिया, आपने उस कंटेनर में गैसेस को भर दिया, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स पूरे कंटेनर को भर देंगे क्या? बताइए। यस, ठीक। अगर हम इन सारे मॉलिक्यूल्स को स्क्यूज करके, कंप्रेस करके कोने में ला के रख दें, तो ये क्या मिल जाएगा? यहां पे वैक्यूम बन जाएगा ऊपर की तरफ। समझ आ रहा? ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा? वैक्यूम। अब ये क्या है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ऑल द कोलिजन्स आर इलास्टिक। बेटा आप कोलिजन और इलास्टिक आप वहां पहुंच गए। मैं आइडियल गैस की प्रॉपर्टी पूछ रहा हूं, मैं काइनेटिक थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल कोलिजन स्ट्राइक जो मैंने लिखा है, स्ट्राइक द सरफेस, तो जब सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वो कोलिजन इलास्टिक होता है। ठीक है, मैं ये भी लिख देता हूं, चलिए इलास्टिक कोलिजन होता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आइडियल गैस किस गैस को बोलेंगे? तो ये रहा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और ये रहा वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम कंटेनर के मुकाबले मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम पूछें तो नेग्लिजिबल है क्या? अगर हम सारे मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करके एक कोने में लाके रख दें, so the molecule volume is negligible or not? बोलो भाई। yes, तो this is the second law कि the volume of the gas molecules is negligible, और जिसको अविनाश ने लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने कि सर the molecules of an ideal gas is a point mass with no dimension। no dimension का मतलब देखिए, हर मास अगर उसके पास मास है तो कुछ ना कुछ तो डायमेंशन होगा ही, कुछ ना कुछ तो साइज होगा ही। पॉइंट का भी कुछ साइज होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि वी कंसीडर दिस डायमेंशनलेस। तो दूसरा क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स
is negligible or you can say जीरो। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर में फैलने की वजह से होता है। सर आप अलख पांडे को जानते हो? अलख पांडे कौन बेटा, आपके क्लास में कोई? खैर, तो देखिए किसी भी गैस में अगर ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर ये दो प्रॉपर्टीज होते हैं, अच्छा फिजिक्स, अरे यार ओके सॉरी सॉरी, फिजिक्स वल्ला, ऑफ कोर्स क्यों नहीं जानेंगे, फेमस यूट्यूब चैनल है, ऑफ कोर्स एवरीवन इज नोइंग दैट। मुझे लगा आपका कोई क्लासमेट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ठीक है। चलिए, तो अगर ये दो प्रॉपर्टीज किसी गैस के पास होती है तो वी कॉल देम व्हाट? आइडियल गैसेस। Ideal gas. The gas particle are the point masses with no volume. अब देखो यहां से इस कंक्लूजन से ये दूसरी पॉइंट है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला है जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ ऑफ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। दूसरे प्रॉपर्टी से एक एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस बोलते हैं, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। समझ में आई बात? तो देखो आपने इसको नोट कर लिया क्या? Yes, sir. ठीक है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है कि अगर आपने कोई कंटेनर लिया, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक कमरा है, उस कमरे में, अच्छा आप, अच्छा वेदांत, ओके ठीक है वेदांत, अगर एक कमरे में आपने हाथी को फिक्स किया, हाथी मतलब एलिफेंट भेजे, और फिर गोट भेजा, और फिर मुर्गी भेजा, मुर्गी में सेम, क्या सेम नंबर ऑफ एलिफेंट या सेम नंबर ऑफ गोट एंड सेम नंबर ऑफ हेन विल कम और डिफरेंट नंबर विल कम? एक Sir, अगर बड़ा, different, ऑफ कोर्स ये बात है, वेरी लॉजिकल इज देयर कि सर एलिफेंट बहुत कमाएंगे, बकरी उससे ज्यादा आएगी, और मुर्गी यानी है उससे ज्यादा आएगा। इसी तरह एक अगर मैं कंटेनर ले लूं, उस कंटेनर में भरूं नाइट्रोजन गैस, और उसी कंटेनर में मैं उसी साइज से कंटेनर भर दूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसी साइज से कंटेनर में मैं भर दूं CH4 गैस, और उसी का इसके कंटेनर में भर दूं मैं फॉर एग्जांपल कोई दूसरा गैस भर देते हीलियम गैस, तो कौन से वॉल्यूम सेम है तीनों का? मान लो इसका वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम V, चारों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा आएगा? मतलब किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? नाइट्रोजन वाले में, CO2 वाले में, CH4 वाले में, Sir, helium में. हीलियम में? और किसी का बहुत है ना, बिल्कुल आसान सा लग रहा है सर, हीलियम का मोनोटॉमिक है, सबसे छोटा होगा, नाइट्रोजन डायटॉमिक उससे बड़ा होगा, CO2 सर ट्राइटॉमिक उससे बड़ा होगा, और CH4 पॉलीटॉमिक है उससे बड़ा होगा। तो सर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। सभी को यही लग रहा है क्या? Yes, sir. लेकिन आप सबको गलत लग रहा है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होगा, लेकिन आइडियल गैस क्या बोलता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई साइज नहीं होता। इट मींस चाहे आप हीलियम ले, चाहे N2 ले, चाहे CO2 ले, चाहे CH4 ले, सबके सारे के सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या माने जाएंगे? नेग्लिजिबल। बोलो ना। Yes, sir. तो नेग्लिजिबल माने जाएंगे, यानी साइज है ही नहीं। तो ना कोई हाथी है, ना कोई बकरी है, ना कोई मुर्गी है, एवरीवन इज सेम, दे आर नथिंग। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आएंगे क्या? देखिए हाइपोथेसिस है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली ऑफ कोर्स वाला जितना ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना कम आएगा, बट व्हेन यू आर अज्यूमिंग इट टू बी आइडियल गैस, अगर आप उसको आइडियल गैस मान रहे हैं तो दो प्रॉपर्टीज आप उसको दे रहे हैं। पहला क्या दे रहे हैं कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज Strong. अरे मेरे भाई स्ट्रॉन्ग नहीं है, जीरो है, गैस है, नो। उल्टा ही बोल दिया आपने, तो पूरे जज्बात बदल दिए मेरे। हैं? दूसरा assumption क्या है? देयर इज नो वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई साइज नहीं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं सर गैस पार्टिकल का, ऑल गैसेस गिवन, यस वेरी गुड, ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर हैव सेम काइनेटिक थ्योरी। आप तो शायद दूसरी तरफ चलेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर, एनर्जी की बात ही नहीं अभी आई, एनर्जी की बात नहीं आई। तो यहां से कंक्लूजन ये मिला कि ऑल गैसेस एट सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? Same. विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
यानी चारों कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, सेम। दिस इज नोन एज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। वो कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट इक्वल टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज नोन एज व्हाट, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। वी कॉल दिस एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब जाहिर सी बात है कि एक इमेजिनेशन है। एट सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर विल कंटेन सेम मॉलिक्यूल। लेकिन प्रैक्टिकली कौन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ये माना कि गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई साइज नहीं होता। दिस इज फॉर आइडियल गैसेस। किसके लिए भाई, फॉर आइडियल गैसेस। फॉर व्हाट टाइप ऑफ गैस इज दिस, आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस। ठीक है, चलिए हम अब आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे, फिर उस पर फटाफट कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आइडियल गैस के बारे में पता चला। आइडियल गैस की दो प्रॉपर्टीज होती है। अब ये दो प्रॉपर्टीज किस पार्टिकुलर कंडीशन पे अचीव होती है वो लिखवा देता हूं ताकि आपको याद रहे, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, कंडीशन फॉर आइडियल गैस कि अगर आप चाहते हैं कि कोई गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू करे, कंडीशन फॉर, देखिए आइडियल गैस का मतलब ही आइडियल, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, उसका नाम ही है आइडियल। लेकिन फिर भी हम उस आइडियलिटी की तरफ पहुंच सकते हैं। भाई आप टाइम टेबल बनाते हैं, जब एक आइडियल टाइम टेबल बनाते हैं कि नहीं, कि सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 से 7 पहले, 5 से 5:15 तक फ्रेश हो जाऊंगा, फिर 5:15 के बाद 5:15 से 5 तक चाय पीऊंगा, फिर 5:30 से 7:30 तक पढ़ाई करूंगा, फिर 7:30 से 10 मिनट का ब्रेक लूंगा। ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं ना, कभी फॉलो होता है? नो सर। हाँ, तो ये आइडियल टाइम टेबल है। लेकिन आप कोशिश तो करते हैं ना इसके करीब पहुंचने की। चलो भाई 5 नहीं तो 5:30 पे उठ जाओगे, 6 पे उठ जाओगे। चलो तुम सोचे थे कि सुबह स्कूल जाने से पहले या कहीं जाने से पहले 2 घंटा पढ़ लेंगे, 2 नहीं तो 1.5 तो पढ़ोगे, 1.5 नहीं तो 1 तो पढ़ोगे, मरी गिरी हालत में 40 मिनट तो पढ़ोगे। तो ये क्या हुआ, बेसिकली आइडियल कंडीशन के करीब पहुंचना। तो कंडीशन फॉर आइडियल गैस कि हम क्या क्या कंडीशन लगाए कि हम आइडियल गैस के करीब पहुंच जाए। व्हाट आर दोस आइडियल गैस, द टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, इसका लॉजिक मैं आपको बाद में दूंगा, और प्रेशर वेरी लो। जब ये दोनों चीजें होती हैं तो आपका डेंसिटी बहुत कम होगा, डेंसिटी वेरी लो। यानी आप ये बोल सकते हैं कि सिंपल सर एक कंडीशन है कि कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा हो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो तो ऑटोमेटिकली वो दूर दूर होंगे, जब दूर दूर होंगे तो इंटरेक्शन क्या होगा, वीक या स्ट्रॉन्ग, वीक। वीक। तो आइडियल। अच्छा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फास्ट वाइब्रेशन हो रहा होगा, टेम्परेचर फास्ट वाइब्रेशन होगा तो ऑटोमेटिकली इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से, वीक। तो ये दो कंडीशन होते हैं किसी गैस को आइडियल गैस की तरह ट्रीट करने के लिए, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, वेरी लो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आइडियल गैस इक्वेशन। चलिए आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ चलेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ। यस सर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट अस पुट दैट इन आइडियल गैस इक्वेशन टू आइडियल गैस इक्वेशन कि हमने ये मान लिया, चलो भाई हमने हाई टेम्परेचर कर दिया, बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया, बहुत लो प्रेशर कर दिया, और हमारे गैसेस के बीच का इंटरेक्शन भी खत्म हो गया। हमने मान भी लिया कि गैसेस का मॉलिक्यूल भी बहुत नेग्लिजिबल हो गया, कंटेनर बहुत बड़ा ले लिया है। ये सारा कुछ होने के बाद एक्सपेरिमेंटली एक लॉ आपको डिड्यूस करके दिया गया जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, कि अगर आप कोई कंटेनर लेते हैं तो कंटेनर का कुछ वॉल्यूम होगा, उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सर ज्यादा टेम्परेचर पे कंटेनर फट जाएगा, हाँ ऑफकोर्स ज्यादा टेम्परेचर पे कंटेनर फट जाएगा, तो ऑफकोर्स ही बात है। लेकिन आप इमेजिन ये कर रहे हैं कि आप जो कंटेनर दे रहे हो वो बहुत मजबूत कंटेनर है। ओके, आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर आप जो दे रहे हो उस टेम्परेचर में कंटेनर फटने वाला नहीं है।
ठीक है, बोतल के अंदर नहीं कर रहे हम, किसी मेटालिक कंटेनर में कर रहे हैं। ठीक है वेदांत, ओके। तो वॉल्यूम V हो गया, इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे जी। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। इसका कुछ प्रेशर होगा, मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक कर रहे होंगे, इसको मॉलिक्यूल्स हर जगह स्ट्राइक कर रहे होंगे, तो इस स्ट्राइक करने के से कुछ प्रेशर लग रहा होगा जिसको क्या मान लिया P, और इसका कुछ टेम्परेचर हो रहा होगा। ये 4 वेरिएबल मेरे पास है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। तो इन चारों को रिलेट किया गया है इक्वेशन से, PV इज इक्वल टू NRT। दिस इज बेसिकली एन आइडियल गैस इक्वेशन। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे आपने ग्रेविटेशन पढ़ा था, F = gm1m2/r स्क्वायर आया था, उसमें g एक कांस्टेंट होता है which is 6.67 × 10⁻11। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है एनीवन? जूल। यूनिट याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी डायमेंशन एनालिसिस में आपको आर का डायमेंशन निकलवा लेगा, तो यूनिट याद है तो आप बहुत आसानी से जूल क्या एनर्जी अपॉन मोल अपॉन केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, ये इक्वेशन होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास होगा कैपिटल एम से लिख दूं, तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख सकता हूं गिवन मास यानी टोटल मास अपॉन एमटी का मतलब क्या होगा? टोटल। देखो मैं एक चीज लिख रहा हूं, जब मैं एमटी लिखूंगा तो मतलब आप ये कहना चाहिए कि टोटल मास की बात कर रहा हूं मैं, टोटल कंटेनर के अंदर जितना मास है, एमटी मास ऑफ टोटल। और जब कैपिटल एम लिखूंगा तो आप समझ जाना कौन सी मास की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास, जिसको आप मोलर मास ही बोलते हैं, एक मोल का मास। और जब मैं स्मॉल एम लिखूंगा सिर्फ, तो आप ये समझिएगा मास ऑफ एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, 1 मॉलिक्यूल या 1 एटम की बात हो रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको मैं कैपिटल एम से लिख रहा हूं, या मॉलिक्यूलर मास ही बोलते हैं। ठीक है क्या? ये आगे चले? Yes, sir. ठीक है ना, चलो हम देखिए जरा इस स्लाइड को रीड करिए जरा जल्दी से, एक एक पॉइंट करके। ये आइडियल गैस कंसेप्ट क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ओके, ये पहला पॉइंट है। और क्या है दूसरा? कि नो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। यही दो पॉइंट थे क्या आइडियल गैस के? अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टीज है। अच्छा, ये दूसरा कह रहा है कि आइडियल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज 0। देखिए लिक्विड होने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड एंड गैस स्टेट? क्या आप ये कहते हैं ना लिक्विड में सर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होता है और गैस में कम होता है, तो लिक्विड बनने की कंडीशन ये है कि उसके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा। लेकिन आपने ये मान रखा है कि आइडियल गैस में तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता ही नहीं, तो क्या आइडियल गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है? नो, वी कैन नॉट लिक्विफाई द आइडियल गैसेस बिकॉज देयर इज, हमारा assumption ही है कि आइडियल गैसेस के बीच में कोई नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होता। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, बाकी पॉइंट्स में आपको आगे समझाऊंगा। Yes, sir. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, बाकी पॉइंट में आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। सर आर की 2 वैल्यू होती है, हाँ ओके ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है, आप आर की वैल्यू 2 नहीं 3 4 होती है अलग अलग यूनिट में। जैसे मैं बोलूं कि आपका टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या है, डिग्री सेल्सियस में लेंगे 36.8 होगा, फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 99 पॉइंट कुछ होगा, केल्विन में लेंगे तो कुछ और होगा, तो यूनिट के हिसाब से वैल्यू चेंज होती है। ओके सिमरन, तो ये तो आपने देखे यूनिट भी, तो यूनिट चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है वैल्यू चेंज हो जाएगी। So now let us derive the different forms of ideal gas equation. तो पहली इक्वेशन क्या है बेटा? PV is equal to nRT, पहला इक्वेशन। आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, PV is equal to नंबर ऑफ मोल्स क्या लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय इनटू R2। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? P mt by V इनटू RT by M।
अच्छा ये क्या कहलाएगा? आर मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज द मास अपॉन वॉल्यूम? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, व्हाट इज दिस? डेंसिटी, डेंसिटी बन जाएगा ऑफ कोर्स नहीं डेंसिटी, तो आई कैन राइट इट P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम। ये दूसरा इक्वेशन याद रखिए, पहला इक्वेशन तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन का, दूसरा इक्वेशन ये है, ठीक है याद रहेगा क्या? अच्छा तीसरा इक्वेशन और देखिए, तीसरा इक्वेशन यहां से उठाता हूं, आई कैन मूव मेक इट लाइक दिस, PV इज इक्वल टू टोटल मास इनटू R अपॉन T डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, मोलर मास हो गया। नो व्हाट इज द मोलर मास को क्या लिखते हैं? व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास को आप लिख सकते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर, यही तो होता है मोलर मास। क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर समझते कि नहीं? एक मोल का मॉलिक्यूल, व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? एवोगैड्रो नंबर क्या होता है बेटा? एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स इन वन मोल, 6.002 इंटू 10 पावर 23। तो मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो क्या मैं इस मोलर मास को m इंटू ये क्या होगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये क्या होगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और ये क्या हो गया? नंबर ऑफ एवोगैड्रो, मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा क्या मेरे पास? यस टेल मी, बोलो ना भाई। Yes, sir. ठीक है, नो यू कैन डू लाइक दिस कि आप यहां से लिख सकते हैं बेटा PV इज इक्वल टू, सॉरी P इज इक्वल टू, एक और इक्वेशन बनती है यहां से, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से मैं उठाता हूं, P इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू R अपॉन M की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? M इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू T, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? डेंसिटी रो, और ये क्या होगा? व्हाट इज दिस? यू नो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है किसी को? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? R बाई N, K होता है, दिस इज गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, हाँ केबी जिसको बोलते हैं R अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मींस गैस कांस्टेंट को डिवाइड कर दिया एवोगैड्रो नंबर से, जिसकी वैल्यू आती है 1.38 इंटू 10 पावर माइनस 23 जूल, इट इज जूल पर मोल पर केल्विन, और ये आता है मोल से जूल पर केल्विन, ओके जूल पर केल्विन। तो आप R की वैल्यू और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी याद रखिए, बिकॉज एंट्रेंस में कई बार डायमेंशन में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के भी डायमेंशन निकाला है, तो यूनिट देख लिए जूल पर केल्विन होता है और उसको आता है जूल पर मोल पर केल्विन, वहां से निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन देखिए बेटा मेरा क्या बन जा रहा है? P इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, R बाई Na को मैं लिख दिया K T अपॉन स्मॉल m। स्मॉल m क्या है बेटा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मैं बिल्कुल रिपीट करूंगा, डोंट वरी, Pm इज इक्वल टू रो KT। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्मॉल m का मतलब वन मॉलिक्यूल का मास, मैंने मतलब लिखा है क्या? मोलर मास। देखो ठीक है, तो पहला इक्वेशन समझ में आया क्या सभी को? बहुत आसान है, ये तो लॉ है। दूसरा इक्वेशन समझ में आया? सभी लोग बताएं, दूसरा समझ में आया कि नंबर ऑफ मोल को टोटल मास अपॉन मोलर मास लिखा, फिर वॉल्यूम से डिवाइड किया, मुझे मिल गया P इक्वल टू रो RT बाई L, कैपिटल M। यस सर। ठीक है, फिर मैंने उसको उठाया P इक्वल टू, अब M क्या होता है? कैपिटल M होता है मोलर मास। मोलर मास का मतलब मास ऑफ वन मोल, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। यस सर। तो मैं अब मोलर मास को मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर कर सकता हूं क्या? वही मुझे वन मोल का मास देगा, जिसको आप मोलर मास बोलते हैं। यस अविनाश, इज दिस राइट? यस सर। ठीक है, तो मैंने m को स्मॉल m इंटू Na लिख दिया। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है बेटा R बाई Na, यानी गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो मैंने R बाई Na को K लिखा
इसको रो लिखा, इसको क्या लिखा के, और आपके पास फाइनल ये इक्वेशन बन जाती जिसको मैं थर्ड इक्वेशन बोलूं। नोट करिए जरा इसको, ये तीनों स्मॉल एम मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, कैपिटल एम का मतलब मोलर मास, और एमटी का मतलब टोटल मास इन द कंटेनर, जो भी पूरा मास कंटेनर के अंदर है उसका मास। Yes, sir. ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ लॉज देखते हैं बेसिकली। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैंने बुक का स्क्रीनशॉट लिया था जो मैंने आपको डिराइव कराया। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू मैच इट। सर ले लिया। ठीक है, देखिए अब पहला लॉ हम लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। फर्स्ट बॉयल्स लॉ में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होगा? तो बेसिकली यू हैव पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। अब देखो राइट साइड में क्या है, अगर कंटेनर की बात करें, एक कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स है भाई। अगर आपने कंटेनर फिक्स कर दिया, उसको पैक कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे क्या? तो एन क्या है कांस्टेंट, आर तो टेम्परेचर भी क्या कर दिया फिक्स, तो ये सारा क्या हो गया कांस्टेंट। तो यू विल गेट पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब हुआ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये इक्वेशन होती है बॉयल्स लॉ, जिसमें हम बोलते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट विच इज आइसोथर्मल आल्सो। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज आइसो मतलब सेम, और थर्मल का मतलब वो टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ इज अ बेसिकली आइसोथर्मल कंडीशन। और यहां से आप ये भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू C बाई V, और आप ये भी लिख सकते हैं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ाने के लिए वॉल्यूम क्या करना होगा, कम, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए प्रेशर क्या होगा, कम, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप ग्राफ बनाते हैं, जब ग्राफ बनाते हैं ग्राफ, तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। और अगर आप यही चीज ये वाला ग्राफ बना देते हैं, पीवी इंटू वी यानी प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस वी, तो आपको पता प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो कुछ भी आप करेंगे प्रेशर वॉल्यूम चेंज करने से प्रेशर वॉल्यूम इस तरह एडजस्ट होंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये आंसर है, ठीक है। तो ये बॉयल्स लॉ होता है बेटा। सर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। हाँ बिल्कुल सही, इसी को बॉयल्स लॉ बोलते हैं, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स हो। जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होने चाहिए, अगर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स नहीं होंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। जिसमें हम बोले वॉल्यूम, अगर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है तो मास भी क्या फिक्स्ड है। आगे चल सकते हैं क्या, मे आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट लॉ? यस सर। ठीक है, दूसरा होता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या फिक्स करेंगे बेटा? Sir, at constant temperature, volume of gas is directly proportional to its temperature. अरे भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे ना, प्रेशर कांस्टेंट है बेसिकली। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। P इज इक्वल टू C का मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस, PV इज इक्वल टू nRT, आप सारे कांस्टेंट को आप एक तरफ लिखे, तो V बाई T को लिख सकते हैं NR बाई P। अब देखो इसमें देखो नंबर ऑफ किसी भी गैस की अगर बात करें कंटेनर में, तो कंटेनर का नंबर ऑफ मोल क्या है, फिक्स्ड है, आर क्या है, फिक्स्ड है, और आपने उस कंटेनर का यानी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर भी क्या कर दिया, फिक्स। तो ये तीनों चीजें फिक्स कर दी, तो ये कांस्टेंट हो गया क्या? तो योर V बाई T क्या हो गया, कांस्टेंट। तो V बाई T कांस्टेंट होने का मतलब हो V इज इक्वल टू CT। आई कैन सी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा अगर 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 आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं आइसोबारिक, बार मतलब प्रेशर, आइसोबारिक बोलते हैं, ठीक। तो यहां से जब वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इक्वल्स V2 अपॉन T3, V3 अपॉन T3। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे, कैसा बनेगा?
ओके, तो दिस इज बेसिकली, तो आई कैन से इसका अगर स्टेटमेंट दे, आई कैन से एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस और वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड नंबर ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होने चाहिए बेटा, तभी सब वैलिड है। एट अ कांस्टेंट प्रेशर आई कैन से दिस इज बेसिकली ना, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर प्रेशर कांस्टेंट रख दे किसी तरह से, तो जो वॉल्यूम होगा गैस का वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसा आएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी क्या, स्ट्रेट लाइन आएगी क्या बेटा, Yes, बोलिए। sir. ठीक है, अच्छा मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा स्लोप। तो इक्वेशन जो मुझे मिला है दैट इज इक्वल टू एन आर बाई पी इंटू टी। अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद हो तो क्या इसी को हम स्लोप बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और जब ओरिजिन से पास होता है तो c की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 0। तो आपको इक्वेशन क्या मिलती है, y इज इक्वल टू MC. एम एक्स प्लस सी, और m क्या होता है, स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो अगर मैं चार्ल्स लॉ के हिसाब से यानी आइसोबारिक ग्राफ बनाता हूं तो वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और इसका स्लोप क्या बनेगा, एनआर बाई पी बनेगा, एनआर बाई पी बनेगा। इट मींस अब देखो यहां से तुम्हें ये मिल रहा है कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो स्लोप कम होगा, सिंपल इनवर्स। Yes, sir. तो लेट में अगर मैं आपके दो गैसेस का ग्राफ बना दूं चार्ल्स लॉ का, वॉल्यूम टेम्परेचर का, और एक बार मैंने बनाया P1 प्रेशर पे और एक बार बनाया मैंने P2 प्रेशर पे, यानी मतलब एक कंटेनर लिया, मान लो पहले उसमें 100 बार रख दिया और 100 बार पे टेम्परेचर चेंज करके वॉल्यूम का ग्राफ बना दिया, फिर मैंने उसको 200 बार कर दिया, टेम्परेचर 200 बार करके अब 200 को कांस्टेंट रखूंगा और फिर वॉल्यूम टेम्परेचर का बना रहा हूं, तो ये दो ग्राफ मिल जाएगा। मुझे तुम बता सकते हो कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P1 वाला या P2 वाला। जितना ज्यादा स्लोप उतना कम प्रेशर, यू कैन सी हियर, मोर प्रेशर लेस स्लोप। और शॉर्ट में लिख रहा हूं, टाइम इज अप, ऑफ कोर्स आई नो दैट टाइम इज अप, तो आई एम जस्ट वाइंडिंग इट अप, इसको खत्म कर रहा हूं मैं। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, बहुत अच्छा किया आपने। तो बताना बेटा विच वन इज मोर, P1 और P2 दोनों में कौन ज्यादा है। सर P2। P2 ज्यादा है बेटा। देखो अभी आपने देखा स्लोप किसका ज्यादा है, एंगल किसका ज्यादा है, P2 का। जब स्लोप sir. ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा ना, बिकॉज Yes, sir. इनवर्सली मोर प्रेशर लेस स्लोप। तो आई कैन राइट P1 मोर देन P2। चलिए इसको नोट करिए, अगले क्लास में हम पढ़ते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। No, sir. ओके ठीक है, तो प्लीज नोट दिस डाउन, जब नोट आ जाए तो बताइए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके वेदांत, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट टू यू ऑल्सो। Good night, sir. ठीक है, ओके चलिए मिलते Night, हैं। ओके गुड नाइट, प्लीज नोट दिस डाउन एंड लेट्स मीट टुमारो। Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट।